हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 खुला आकाश। यह एक डायरी विधा के अंतर्गत आती है। तो हमने अभी तक इस अध्याय को लगभग ख़त्म कर दिया है। अब जो हमारा बचा हुआ है वह है पेज नंबर 29, यानी कि हमने 28 पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। और इस डायरी विधा के अंतर्गत इस पाठ में जो भी खास बिंदुओं पे लेखक ने अपनी लेखनी की है उसे भी हमने देखा। जो हम बिंदु पे अपना विराम चिन्ह लगाया था, यानी कि वीडियो को विराम दिया था, वह था जीने का अर्थ। वही बिंदु हमारा वही टॉपिक चल ही रहा था कि हमने अपने वीडियो को विराम दिया, वहीं पे अपने वीडियो को रोका है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जो कि था जीने का अर्थ। वह जो बिंदु जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेखक ने जिस पर लेखनी की है, वह था जीने का अर्थ। हम लोगों ने पढ़ा, लिख रहे थे, कवि ने इस विशेष बिंदु में लिखा है, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन की किसी खंड पर लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित हूँ और चैतन्य हूँ, जिंदगी की एक अर्थ दे पाता हूँ। जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। हम लोगों ने अभी तक यहीं तक पढ़ा है। अब हम पाठ को आगे लेके जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फिर लेखक कहते हैं, 75 वर्ष का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र की किसी भी मोड़ पर आ सकती है, ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी कि लेखक जब इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, वो तारीख कौन सी है, तो 23 जनवरी 2002 ये जो उन्होंने लिखी है, ये इस तारीख को लिखी है। यानी कि इस बिंदु में हम पाते हैं, इस पॉइंट पे पाते हैं कि लेखक जब ये लेखनी कर रहे थे तो वो कितने वर्ष के थे, 75 ईयर्स, यानी कि 75 साल के थे। वो अपने ही संदर्भ में कह रहे हैं कि 75 वर्ष का हो रहा हूँ, यानी कि अब मैं मृत्यु के उस कगार पर खड़ा हूँ कि कभी भी मृत्यु मुझे आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन फिर भी मैंने जीना नहीं छोड़ा है, क्योंकि जीवन की सार्थकता किस में है, जीवन को जीने में। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह मैं देखना चाहता हूँ कि जीवन को किस तरह जिया जाए, उसकी सार्थकता किस में है, अपने लिए या दूसरों के लिए। यह बात बहुत मायने रखती है। फिर हमारा जो अगला है पॉइंट, वो है दिल्ली में रहना। आइए देखते हैं लेखक इस संदर्भ में हमें क्या कहना चाहते हैं। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस। यहाँ पे शहर की तुलना किससे की गई है, तो एक बस से तुलना की गई है, जहाँ सवारियों से लंदफंद हर वक्त चलायमान। यहाँ पे लेखक ने एक शब्द कहा है, लंदफंद। इसका अर्थ होता है अव्यवस्थित, जहाँ व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था से ना हो उसे अव्यवस्थित कहते हैं। और ये जो लंदफंद है उसी के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। अगला है चलायमान।
चलायमान का अर्थ है चलता हुआ या चंचल, यानी कि जो एक्टिव होता है, उसके लिए यह शब्द कहा गया है कि हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। यानी कि दिल्ली जो कि एक महानगर है, उसके संदर्भ में लेखक कह रहे हैं उन्होंने अपनी जीवन के कुछ अनुभव जो कि दिल्ली में बिताए, वो जो अनुभव उन्होंने अर्जित किया वो हमसे बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस। वह शहर की तुलना किससे की गई है? तो एक बस से, जहाँ सवारियों से लंद-फंद हर वक्त चलायमान है, यानी कि अव्यवस्थित जो कि लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो हर वक्त चलते रहती है, चंचल रहती है, यानी कि हर वक्त वहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरे। एक शब्द है पायदान। पायदान का अर्थ होता है, आप लोगों ने अपने घर के दरवाजे के बाहर पाँव पोंछ देखा होगा, जिससे हम पैर पोंछने का काम करते हैं, उसे पायदान कहा गया है। पायदान के बराबर 2 कमरे, यानी कि वह कमरा जो कि बहुत ही छोटा काम चलाओ हो, जिसकी उस कमरे की तुलना की गई है पायदान से, यानी पाँव पोंछ से, पावदानी से की गई है। 2 पाँव टिकाकर, यानी उतना ही जगह जहाँ पे हमारा सिर्फ खड़े हो सके, हमारे सुख सुविधाओं के लिए वहाँ पे देखने की बात नहीं है, यानी कि जीने के लिए सिर्फ 2 पाँव टिकाकर रहना। टिकाकर रहना यानी 2 पाँव रखकर जीना। तरह लटके जाओ और लटके रहो। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ यानी टिके रहो और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है क्या? जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यहाँ पे लेखक दिल्ली के संदर्भ में कह रहे हैं, और यह रचना उन्होंने कब की है? 12 जून 2003। 12 जून 2003 को लिखी है उन्होंने यह रचना अपनी। अगला जो हमारा है बिंदु, वह है लेखक ने किस पे रचना की है। वह जो खास बिंदु है, खास टॉपिक है, वह है बहाने निकालना। हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी बहाने जरूर निकालता है, वो चाहे वो बड़ी बहाना हो या छोटी हो। तो इस संदर्भ में लेखक ने क्या अपनी लेखनी की है, तो देखते हैं। लेखक कह रहे हैं, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही सच्ची बात है। जिस चीज़ को हम लगन से करना चाहते हैं, यानी जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है, जिसको हम करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? हम रास्ते तो निकाल लेते हैं। किंतु जिसे हम मन से नहीं करना चाहते उसके लिए क्या करते हैं? बहाने निकाल लेते हैं। ये एक सच्ची बात है। और इसको लेखक ने कौन से तारीख में, कौन से डेट में लिखा है? जनवरी 2006। यानी कि यहाँ पे जनवरी में तो लिखी गई, लेकिन एग्जैक्टली डेट नहीं डाला गया है। जनवरी 2006 में उन्होंने लिखी है इसको, कि हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिसे दिल से करना चाहते हैं, उसके लिए हम किसी न किसी तरह अपना रास्ता निर्धारित कर ही लेते हैं, बना लेते हैं। किंतु जिसे हम दिल से नहीं करना चाहते, यानी वह कार्य जिसको हम कल पे टाल रहे हैं, यानी कि उसे हम टालना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारा 100% हमारा इच्छा नहीं है, तो वह क्या होता है? उसके लिए हम बहाने निकाल लेते हैं। यानी कल पर बात छोड़ना ये भी एक बहाना है। अगला जो हमारा है वो लेखक कह रहे हैं, अपने से बहस करना। ये बहुत ही बड़ा गुण वाली बात होती है, या फिर बहुत गुणकारी होता है। खुद से बहस करना, अपने से बहस करना, यानी अपने आप से, स्वयं से बहस करना। और हम स्वयं अपने आप से कैसे बहस करते हैं? बस दूसरों से नहीं, अपने से ही करनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे से तर्क वितर्क ना करके खुद से बहस कीजिए, यानी कि
जब हम अपने आप से बहस करते हैं तो क्या होता है, अपने आप से करनी चाहिए, इससे सच्चाई हाथ लगती है। जब हम अपने आप से बहस करते हैं तब क्या हाथ लगती है, यानी उसका रिजल्ट क्या होता है, सच्चाई बाहर आती है। क्योंकि अगर हमसे किसी ने कुछ कार्य को कहा और अगर हमें नहीं करने की इच्छा है तो हम बदले में 10 बहाने कर सकते हैं, लेकिन वह कार्य हमने क्यों नहीं किया, अगर इस बात को हम खुद अपने मन से पूछते हैं तो फिर उस समय हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने वह कार्य क्यों नहीं किया। इससे क्या होता है, सच्चाई बाहर आती है। तो इसलिए लेखक हम पाठकों को प्रेरित कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हर इंसान को दूसरों से नहीं, किससे, अपने आप से बहस करनी चाहिए, तर्क वितर्क करनी चाहिए। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, तो दूसरों को सुनना चाहिए। दूसरों से बहस के केवल झगड़ा हाथ लगता है, यानी कि अगर हम दूसरों से बहस करते हैं तो बदले में क्या मिलता है, हमें झगड़ा। अगर अपने आप से बहस करते हैं तो हमें सच्चाई मिलती है और दूसरों से बहस करते हैं तो हमें झगड़ा मिलता है। तो जो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है वो है चीज़ों की गुलामी करना। चीज़ों की यानी कौन सी चीज़ है उसको हम पढ़ते हैं, जिसके संदर्भ में लेखक ने लिखा है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में ख़रीदा है। यहाँ पे लेखक ने थोड़ा सा हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे, यहाँ पे मुझे के जगह मैं होगा, मैंने 40,000 रुपये में ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले क्या ख़रीदा है, तो एक कंप्यूटर ख़रीदा है। कितने में, तो 40,000 में। और उसी के संदर्भ में वह कह रहे हैं कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसी की गुलामी कर रहा हूँ। अब वो उसकी गुलामी किस तरह कर रहे हैं वो हम देखते हैं। लेखक कहते हैं कि उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। यानी कि उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसकी समस्या को मानने में ही लेखक कह रहे सिर झुकाकर झेलना, यानी जो भी समस्या आ रहा है उस समस्या को निर्वाह करना, उस समस्या का समाधान निकालने में ही लेखक कह रहे उसी में अपना कल्याण यानी अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। उसका यानी कि कंप्यूटर ने वादा किया है। वो वादा किस प्रकार किया है कि जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो ला कर पूरा कर रहा है, लेखक पूरा कर रही, बस इसी उम्मीद पर कि एक दिन वह क्या करेगा, तो उन्हें पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी देगा। यह लेखक लिख रहे हैं। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। यहाँ पे लेखक ने कुछ शब्द कहा है। फिलहाल का अर्थ होता है तत्काल यानी अभी, जिसे हम कह सकते हैं। अगला शब्द है एकनिष्ठ। एकनिष्ठ का अर्थ होता है एक के ही ऊपर निष्ठा, यानी किसी एक पर निष्ठा, उम्मीद रखना, उसे एकनिष्ठ कहा गया। एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल मतलब साफ, उज्जवल भविष्य है, लेखक यह कह रहे हैं। अगला हमारा है जो पद है वो कुछ इस तरह है। फिर लेखक लिखते हैं, इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। अच्छा, अब मुझे यह समझ में आया कि लेखक ने यहाँ पे क्या और किसके संदर्भ में लिखा है। यहाँ लेखक का कहना है कि लेखक ने चीज़ों को नहीं, चीज़ों ने उन्हें खरीदा है, क्योंकि गुलामी वह सामान नहीं, यहाँ लेखक उन सामानों की कर रहे हैं। उसके संदर्भ में लेखक ने लिखा है कि इससे पहले एक मोटर ने मुझे भारी दामों से खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ।
यानी जो मोटर गाड़ी उन्होंने ली है उसके संदर्भ में वह कह रहे हैं कि एक गाड़ी ने भी मुझे कुछ दिन पहले खरीदा है। दरअसल यानी कि हुआ यह कि उसके संदर्भ में कह रहे हैं चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना यानी इंसान में जो उसकी स्वभाव में जो होता है, जो हमेशा विद्यमान होता है, वो क्या है, उसकी स्वभाव नहीं बदलता है या बदलता भी है तो बहुत कम। और वो क्या है, गुलामी करना या करवाना इंसान की ही स्वभाव में ये शामिल है, उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं और एक मालिक होता है जो कि इनविजिबल है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने जिसके संदर्भ में कहा है वह कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि एक गुलाम होता था और उसके हजारों या फिर बहुत सारे, एक मालिक होता था उसके हजारों गुलाम होते थे, और आज भी कुछ ऐसे ही है। यानी यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, वही हमसे गुलामी करवाता है। गुलामी क्या करवाता है, समय समय पर उसकी देखभाल करो, वो कैसे सही रहे उस पर अपनी समय निकाल के उस पर देखो कि वो उसको मैं कैसे ठीक ठाक रख सकता हूँ ताकि वह मुझे उस काम के यूज में आए जिसके लिए मैंने उसे खरीदा है। यानी कि वह सामान जिसको हमने अपना गुलाम बनाने के लिए या फिर अपनी सुविधा के लिए लिया, वह भी हमें अपना गुलाम बनाता, अपना सेवक बनाता है। तो यहाँ पे लेखक उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि चीज़ों की गुलामी करना, हम भले किसी इंसान की नहीं लेकिन चीज़ों के गुलाम बन के रह गए हैं। अगर हमने कोई भी सामान लिया तो उसकी देख रेख, उसके जो भी नाज नखरे हैं वो हम आराम से उठाते हैं, यह मानकर कि ये हमें आने वाले समय में हमें हमारा जो इच्छा है, इससे जो उम्मीदें हैं वो फल हमें देगा। लेकिन बदले में क्या करते हैं, हम उसकी गुलामी करते हैं। तो यह रचना लेखक ने कब की है, 30 सितंबर 2010 को ये हमने देखा। तो हमारा आज का जो